तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 है, जो कि हमारे साथ समरी राइटिंग है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि समरी राइटिंग जो है हम क्यों पढ़ते हैं नर्सिंग में या पोस्ट आर एन में। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है समरी राइटिंग की, और समरी राइटिंग जो है कहते किसे है। तो इस पर आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ बात करेंगे और इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर्स के जो हमारे साथ ऑब्जेक्टिव है, तो इसको जो है हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें जो है पढ़ने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। सो गिव एन अप्रोप्रिएट डिफिनीशन फॉर अ समरी। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को डिटेल के साथ पढ़ने से पहले हमारे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है, जो कि हमने करना होता है, वो उस चीज़ को समझना होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी पेशेंट की बीमारी के बारे में क्या कर रहे हैं, उनको आप ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट देने से पहले आपका जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो क्या होता है? वो उस बीमारी को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसको समझना होता है कि आखिर ये बीमारी जो है क्या चीज़ है, ठीक है? किस तरह की बीमारी है, इसमें क्या होता है पेशेंट पर, ठीक है? तो उसको समझकर उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके उसकी बॉडी पर जो है जो असरात होते हैं उस डिजीज़ की वजह से, उसको समझने के बाद ही आप फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसके लिए केयर ट्रीटमेंट वगैरह का बंदोबस्त करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं, ठीक है, किसी बुक को आप स्टडी करते हैं, तो उस बुक को स्टडी करने से पहले आप उसकी क्या करते हैं, आप उसकी एक क्या कहते हैं, आप उसकी रेफरेंस देखते हैं या आप उसकी जो है समरी को देखते हैं। उस समरी में आपको बताया गया होता है उस बुक के हवाले से, ठीक है, कि इस बुक में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, किन किन चीज़ों के बारे में आपको जो है देखने को मिलेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो समरी को जो है हम डिफाइन करेंगे कि समरी किसे कहते हैं। फिर इसके बाद नो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड समरी। गुड समरी की क्या खसूसियात होते हैं, गुड समरी में क्या करेक्टरिस्टिक जो है पाए जाते हैं, तो उन करेक्टरिस्टिक्स को जो है हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। लर्न द टेक्निक्स इन समरी राइटिंग। अब हम इफ़ेक्टिव समरी राइटिंग कैसे कर सकते हैं, हम कैसे ऐसी समरी लिखें जिससे जो सुनने वाले होते हैं या जो रीड करने वाले होते हैं, ठीक है, उनको आसानी से हमारी बात की समझ आ जाए। हमने जो खुलासा उनको पेश किया होता है, ठीक है, उसको जो है वो आसानी से समझ सके और जिस चीज़ के बारे में हमने वो खुलासा लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो हर वो चीज़ जो है इस समरी में क्या आ जाए, इंक्लूड हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ख़ास टेक्निक्स होते हैं, उन टेक्निक्स के हवाले से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ लर्न द स्टेप्स इन समरी राइटिंग। जब भी हम समरी लिखते हैं तो इसमें हमारे साथ कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हमने कंसीडर करना होता है, इसका हमने ख्याल रखना होता है, और अगर उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए समरी राइटिंग करते हैं तो हमारी जो समरी राइटिंग है वो फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और आखिर में आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन होगा। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे समरी की कि व्हाट इज अ समरी। समरी किसे कहते हैं? सिंपल अल्फाज में अगर आप समरी की लफ्जी मानी को देखें तो समरी से मुराद क्या है? समरी से मुराद खुलासा करने को कहते हैं। आप किसी चीज़ का खुलासा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समरी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक बुक जो है उठाया हुआ है और उस बुक में पेज नंबर 1 जो है आप पढ़ रहे हैं, आप उसको रीड कर रहे हैं। तो रीड करने के बाद जब आपसे कोई पूछता है कि अच्छा आपने ये एक पेज पढ़ लिया, तो इस एक पेज में क्या बुनियादी बातें की गई हैं, तो जब आप उनको उस एक पेज की जो बुनियादी पॉइंट्स है, जो बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको आप हाईलाइट करके उनको बताते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम समरी कहते हैं। मतलब पूरा किताब आपने पढ़ लिया और उस पूरे किताब का जो मेन आइडिया है उसको आप 2-3 सेंटेंसेस में क्या करते हैं, उसको आप डिफाइन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम समरी कहते हैं।
क्लियर है? यहाँ पर आपको समरी की डिफिनीशन दी गई है जिसमें कहते हैं कि अ समरी इज अ शॉर्टन पैसेज which retain the essential information of the original. It is a fairly brief restatement in your own words of the content of the passage, ठीक है, of a passage. So समरी क्या है? समरी असल में आपके पास एक शॉर्टन पैसेज होता है। शॉर्टन पैसेज से मुराद ये है कि 3-4 लाइन पर मुश्तमिल या 5 लाइन पर मुश्तमिल क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है जिसमें आपने जो पढ़ा होता है उसके हवाले से आपने इसमें क्या किया होता है, जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है उसको आपने क्या किया होता है, अपने अल्फाज में बयान किया होता है, ठीक है, उसको आप अपने अल्फाज में क्या करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं। तो इस तरह का जो पैसेज होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम समरी कहते हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पर आप लोगों ने ये बात नोट करनी है कि यू सिंपली रिपोर्ट बेक व्हाट द राइटर हैज सेड विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट, ठीक है। तो इसमें जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी राइटर की जो राइटिंग है उसका आप खुलासा करते हैं, तो जस्ट आपने जो भी अंडरस्टैंड किया होता है, जो भी आपने समझा होता है रीडिंग के दौरान, ठीक है, तो उसी को जो है आपने बयान करना होता है, उसी को जो है आपने अपने अल्फाज में जो है लिखना होता है। आपको इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप उसमें जो है अपने आप से क्या करें, कोई स्टेटमेंट दे या अपने हवाले से जो है कोई पॉइंट उसमें आप मेंशन कर ले, ऐसे आप नहीं कर सकते। जो आपने पढ़ा है, जो आपको समझ आया है, ठीक है, एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, तो उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपने अपने अल्फाज में क्या करनी है, लोगों को बताना होता है कि इस पैराग्राफ में क्या बात मुसन्निफ ने की थी, किस तरह से उन्होंने की थी, या इस पैराग्राफ में क्या ज़रूरी बातें जो है मुसन्निफ ने की थी। तो इस तरह की जो राइटिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम समरी राइटिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, फिर मजीद आगे बढ़ते हैं। काइंडली रिस्पॉन्स दिया करें जब मैं आप लोगों से पूछता हूं, तो रिस्पॉन्स जो है आप लोगों का लाजमी तौर पर मुझे मिलना चाहिए, सही है। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड समरी। अब हम गुड समरी के जो खसूसियात होते हैं, गुड समरी किसे कहते हैं? गुड समरी से मुराद ये है कि ऐसा खुलासा जिसमें आपने जो पढ़ा होता है, जो चीज़ें आपने रीडिंग के दौरान हाईलाइट की होती है, तो उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ क्या करते हैं, उसको दोबारा से डिफाइन करते हैं, दोबारा से उसकी आप सिंपल अल्फाज में वजाहत करते हैं, और ऐसे करते हैं कि हर एक बंदे को उसकी आसानी से समझ आ जाए। तो इस तरह की जो समरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, गुड समरी कहते हैं। तो गुड समरी के आपको यहाँ पर कुछ खसूसियात जो है वो दिए गए हैं, जिसको अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहली खसूसियत गुड समरी की ये होती है कि कैन बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल, ठीक है, कि आप जो है ओरिजिनल जो कॉन्टेक्स्ट होता है, ओरिजिनल जो बुक होते हैं, उसको देखे बगैर ही आपको जो है जो समरी राइटर होते हैं, ठीक है, उनकी जो बातें हैं वो आपको समझ में आ जाती है आसानी से। दूसरी खसूसियत इसकी ये होती है कि इज़ अ फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ और कंटेन ओनली द आइडिया और इंफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल। मतलब ये है कि गुड समरी में दूसरी खसूसियत ये होती है कि इसमें जो समरी राइटर होते हैं, जो खुलासा लिखने वाले होते हैं, तो वो सिर्फ वही बातें लिखते हैं जो कि उन्होंने पढ़ी होती है, उनको समझ में आई हुई होती है। तो सिर्फ उसमें से जो मेन आइडियाज़ होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में क्या करते हैं, वो अपने अल्फाज में वजाहत करते हैं, और किसी भी तरह से अपने आप से कोई भी चीज़ जो है उसमें इंक्लूड नहीं करते, उसमें शामिल नहीं करते। तो फेथफुल रिप्रोडक्शन से मुराद ये है कि इसमें वो अपने आप से किसी भी किस्म की एडिंग नहीं करते, बल्कि जो उन्होंने पढ़ा होता है बिल्कुल उसी की वो अपने अल्फाज में क्या करते हैं, वजाहत करते हैं। तो ये आपके पास दूसरी खसूसियत होती है गुड समरी की।
इसी तरह से जो तीसरी खसूसियत आपको गुड समरी की मिलेंगी तो वो ये है कि इज़ ब्रीफ विदाउट एनी अननेसेसरी डिटेल, कि इसमें आपको जो है जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो मिलेंगे, गैर ज़रूरी चीज़ें जो है आपको समरी में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, और इसी वजह से इसको समरी कहते हैं। समरी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी लफ्ज़ी मायने क्या है, खुलासा, किसी चीज़ का आप खुलासा करते हैं। आपने एक पूरा किताब पढ़ लिया और उस पूरे किताब का आप जो है 2 पेजेज़ में या 1 पेज में क्या करते हैं, खुलासा कर लेते हैं, ठीक है। 500 पेजेज़ पर मुश्तमिल एक किताब है, वो आपने रीड आउट कर ली है, जितना आपको समझ आता था, जितना आपने समझा है, जितने भी मेन पॉइंट्स आपने आइडेंटिफ़ाई किए हुए हैं, तो उसी को आप अपने अल्फाज में दोबारा से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गुड समरी कहते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो टू द पॉइंट्स बातें होते हैं उसको हम समरी में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और जो गैर ज़रूरी डिटेल्स होती है वो हम गुड समरी में नहीं इंक्लूड करते। तीसरी इसके अलावा जो पांचवी खसूसियत होती है गुड समरी की वो ये है कि इज़ अ रीडेबल यूनिफाइड होल, ठीक है। मतलब ये है कि जो भी आप लिखते हैं, समरी राइटिंग करते हैं, तो ये क्या होते हैं, रीडेबल होते हैं। मतलब हर कोई इसको जो है आसानी से रीड कर लेता है, और इसी तरह से हर कोई जो है इसको आसानी से अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गुड समरी के खसूसियात में मैंने अभी आपको स्टार्ट में ही बताया कि आपकी जो अल्फाज का चुनाव है, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो सिंपल हो, हर एक बंदे को जो है उन वर्ड्स की समझ आती हो, उन सेंटेंसेस की समझ आती हो, और जिस टोन में आपने उसको लिखा होता है तो उसकी समझ आती हो। तो ये वो सारे खसूसियात हैं जो कि आपकी समरी को क्या करती है, गुड बनाती हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए समरी राइटिंग करते हैं तो आपकी समरी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये गुड समरी सॉरी जो समरी राइटिंग है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ये आप लोग इसलिए पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि आप जब फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर में आपका रिसर्च होगा। तो रिसर्च में फिर आप लोगों ने ही क्या करना होंगे, आप लोगों ने मुख्तलिफ आर्टिकल्स, मुख्तलिफ जो रिसर्चर्स के रिसर्च होते हैं, ठीक है, जो थीसिस होते हैं, उसको आपने रीड आउट करके उससे जो है आपने अपने अल्फाज में क्या करना होता है, उससे आपने समरीज बनाकर रेफरेंस के साथ जो है वो अपने रिसर्च पेपर में क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को जो है आपकी बेस जो है वो बनाई जा रही है, ताकि फिर जब आप फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच जाए और रिसर्च राइटिंग आप करते हो तो रिसर्च राइटिंग में आपकी जो समरी है ये आपको बहुत ज़्यादा जो है मदद देगी, बहुत ज़्यादा जो है आपको सपोर्ट देंगी। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाते हैं टेक्निक्स इन समरी राइटिंग। अब वो कौन से टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी जो समरी राइटिंग है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उसको जो है रीडेबल बना सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं हर एक शख्स के लिए, ठीक है, चाहे वो आम हो या ख़ास हो, ठीक है। सो पहली जो टेक्निक आपके पास समरी राइटिंग में आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफ्रेजिंग कहते हैं। सो टू पैराफ्रेज मीन टू कंप्लीटली एंड करेक्टली एक्सप्रेस अदर पीपल आइडियाज इन ओन वर्ड्स। मतलब ये है कि दूसरे लोगों ने जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो बातें की होती है, तो उसको आप मुकम्मल तौर पर जो है अपने अल्फाज में क्या करते हैं, अपने अल्फाज में उसको आप पेश करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। पैराफ्रेजिंग किसे कहते हैं? पैराफ्रेजिंग से मुराद ये है कि दूसरे लोगों के जो आइडियाज़ है, दूसरे लोगों की जो फीलिंग्स है, जो कि उन्होंने लिखी हुई होती है, उसको आप जब अपने अल्फाज में क्या करते हैं, बयान करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। क्लियर है? ये डिफिनीशन जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए, एग्जाम में जो है ये डिफिनीशन आ जी सर, सकता बिल्कुल है। क्लियर है। वेरी गुड। मजीद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू जो है आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। पहले एग्जाम्पल में क्या कहते हैं
You have cooked us all a hot potatoes. So a troublesome person or issues, ठीक है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि prevention is better than cure. It is better to prevent something unpleasant from happening than try to put it right afterward. So यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो यहाँ पर एक पहला वर्ड आपको, सॉरी, जो पहला सेंटेंस है, यू हैव कुक्ड अस ऑल अ हॉट पोटैटोज, मतलब ये है कि जो पोटैटोज है उसको जो है आपने कुक किए हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इसको जो है सिंपल अल्फाज में आप लिख सकते हैं कि ऐसे गरम जो है क्या कहते हैं, मतलब सिंपल अल्फाज में इसको आप ऐसे बयान कर सकते हैं कि आपने इतने कुक ऐसा ऐसी कुकिंग की है, ठीक है। मतलब कुकिंग जो है वो हॉट है, मतलब गरम है, ठीक है। तो गरम खाना खाने से जो है बंदा थोड़ा सा वो परेशान होता है, या गरम खाना जो है वो बंदा नहीं खा सकता, ठीक है, और लोगों को इशू होते हैं। तो इसको आप अपने अल्फाज में सिंपल करके अगर डिफाइन करते हैं तो इसको आप पैराफ्रेजिंग कहेंगे। इसी तरह से जो दूसरा मुहावरा लिखा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब परहेज इलाज से बेहतर है। तो इसका मतलब यह है कि इसको अगर आप अपने अल्फाज में लिखते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि किसी भी किस्म के आफत के आने से पहले आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा कि आप उस आफत के आने की जो वजूहात है उसको आप ख़त्म करें, जो रिस्क फैक्टर्स है उसको आप ख़त्म करें। तो रिस्क फैक्टर्स जब आप ख़त्म करेंगे तो किसी किस्म की आफत, किसी किस्म की बीमारी का शिकार आप नहीं रहेंगे और आप महफूज रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मुहावरा है, ठीक है। एक मुहावरा मतलब दो तीन अल्फाज है, और दो तीन अल्फाज में जो है इन्होंने इतनी बड़ी बात को क्या की है, इतनी बड़ी बात को जो है इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इस वजह से इसको मुहावरे कहते हैं, क्योंकि मुहावरों में जो है बड़ी बड़ी बातें होती है, वजाहत के लिए जो बहुत बड़े बड़े, मतलब जिसकी वजाहत जो है वो दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो उसको जो है चंद अल्फाज में बंद करके उसको डिफाइन किया गया होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं कि आपने किसी रीडर की या जो राइटर है उनकी बुक को आपने पढ़ ली है, और जो आपने पढ़ा है तो बिल्कुल उन्हीं आइडियाज़ को आप अपने अल्फाज में क्या करते हैं, जब बयान करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पैराफ्रेजिंग कहेंगे। क्लियर है ये? जी सर। ओके, वेरी गुड। देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो पहले हुआ करती थी, ठीक है। जब जो आप मैट्रिक में पढ़ा करते थे, 9-10 में पढ़ा करते थे, ठीक है, वो चीज़ें इसमें नहीं हैं। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, जस्ट आप लोगों ने जो है इन चीज़ों को, इसकी जो डेफिनेशंस है वो याद रखनी है, इसको समझकर आपने उसको याद करना है, और इसी तरह से बहुत आसानी से जो है इंग्लिश पेपर जो है वो क्लियर हो जाते हैं। जस्ट आप लोगों ने अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, बाकी आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे साथ जो तीसरा टॉपिक आता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग हम क्यों करते हैं, इसकी क्या अहमियत है? तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द ओरिजिनल बेटर, ठीक है। पैराफ्रेजिंग हम इसलिए करते हैं, अब मैं यहाँ पर जो आप लोगों को इन अल्फाज का मतलब आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, अपने अल्फाज में क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये बात जो है आसानी से समझ में आ जाए। इसी तरह से जब आप दूसरे लोगों को आप क्या करते हैं, समझाते हैं, तो समझाते आप इसलिए है ताकि जो राइटर है या रीडर है, ठीक है, राइटर ने जो बातें की है तो उसका जो मेन मकसद है, उन्होंने जो बुनियादी पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, तो उन बुनियादी पॉइंट्स को आप सही तरीके से समझे, सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड करें, और राइटर का जो मकसद था, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स उन्होंने जो है डिलीवर करने थे रीडर्स को, तो वो डिलीवर हो जाए, वो आप लोगों तक पहुंच जाए, उसको आप लोग अंडरस्टैंड कर ले। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस वजह से हम पैराफ्रेजिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि पैराफ्रेजिंग के ज़रिए हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को अपने ही अल्फाज में क्या करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं, जिससे हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा
ईजी हो जाता है। इसी तरह से इट हेल्प ग्रेप्स द सेंट्रल आइडिया एंड मेन पॉइंट्स, वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही कि पैराफ्रेजिंग हम इसलिए करते हैं ताकि रीडर ने जो बुनियादी पॉइंट्स अपने राइटिंग में की हुई राइटर ने जो बुनियादी पॉइंट्स अपने लिखाई में मेंशन की हुई है, तो उन बुनियादी पॉइंट्स को, उन सेंट्रल आइडियाज मेन पॉइंट्स को हम क्या कर ले, उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको हम अंडरस्टैंड कर ले, उसको हम जो है प्रॉपर तरीके से समझे, ताकि हमें हर एक चीज़ जो है वो वाज़ेह हो जाए। ठीक है, तो दूसरी इम्पोर्टेंस पैराफ्रेजिंग की ये होती है कि इसके ज़रिए हम जो सेंट्रल आइडियाज़ होती है, जो मेन थीम होता है बुक का या राइटिंग का, उसको हम क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसी तरह से इट हेल्प राइट समरीज दैट आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट एंड इन आवर ओन वर्ड्स। पैराफ्रेजिंग जो है इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से भी है कि इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ जो समरीज होते हैं उसको हम आसानी से छोटा करके उसके ज़रिए हम मेन पॉइंट्स और इसके साथ साथ अपने अल्फाज में हम क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसको हम प्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस वजह से भी हम क्या करते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं। तो ये वो इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं मुख्तलिफ टेक्स्ट के, मुख्तलिफ पैराग्राफ के, मुख्तलिफ बुक्स के। ठीक है, समझ आ गई इसकी? जी सर। जी सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, स्टेप्स ऑफ पैराफ्रेजिंग। अब पैराफ्रेजिंग हम कैसे करते हैं, इसके हमारे साथ कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अच्छी तरीके से चीज़ों को पैराफ्रेज कर सकेंगे, चीज़ों को जो है अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। तो सबसे जो पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जिसके बगैर पैराफ्रेजिंग जो है वो मुमकिन ही नहीं है, वो आपके पास है रीडिंग। रीडिंग से क्या मुराद है? रीडिंग से मुराद ये है कि आपने मुसन्निफ की जो किताब है उसको सबसे पहले आपने पढ़नी होगी। जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ की पैराफ्रेजिंग नहीं कर सकते। तो जो आप रीड करते हैं, रीडिंग के दौरान जो आप अंडरस्टैंड करते हैं, जो मेन पॉइंट्स आपने गेन की होती है, आइडेंटिफाई किए होते हैं, तो उसी को फिर आप अपने अल्फाज में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से रीडिंग जो है ये हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पैराफ्रेजिंग का। ठीक है, सो रीड द ओरिजिनल केयरफुली एंड कंपेयर या कंप्रीहेंड इट्स मीनिंग होली एंड करेक्टली। ठीक है, कंप्रीहेंड से मुराद ये है कि जो आप रीड कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के साथ साथ हर एक अल्फाज की जो समझ है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए और सही तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड करें। क्योंकि जब तक आप अल्फाज की जो मतलब है उसको आप नहीं समझेंगे, ठीक है, तो फिर आप जो है सही तरीके से पैराफ्रेजिंग नहीं कर सकते। तो जब आप रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग के दौरान ना सिर्फ आप रीडिंग करेंगे बल्कि रीडिंग के साथ साथ जो भी वर्ड बाय वर्ड आप पढ़ रहे होते हैं उसका मतलब भी जो है आपको समझ में आना चाहिए। कंसीडर द ओरिजिनल आर्टिकल एज होल, नोट इन आइसोलेटेड सेंटेंस। और इसी तरह से जो आर्टिकल आप पढ़ रहे होते हैं तो उसको आपने एज अ सेंटेंस नहीं लेना बल्कि उसको आपने एज अ होल लेना होता है। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़कर, सारा एक पेज पढ़कर उसकी जब उसकी रीडिंग के दौरान जो है आपने जो मेन आइडियाज़ गेन किए होते हैं, ठीक है, जो आपने अंडरस्टैंड किया होता है, तो फिर आपने उसकी क्या करनी होती है, अपने अल्फाज में पैराफ्रेजिंग करनी होती है। क्लियर है? पैराफ्रेजिंग किसे कहते हैं? पैराफ्रेजिंग से मुराद तशरीह करना, तशरीह। जी जी, कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? ओके जी, ओके जी, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी टेक्निक है समरी राइटिंग की वो है ग्रेप्सिंग या ग्रेपिंग द सेंट्रल आइडिया। ठीक है, ग्रेपिंग द सेंट्रल आइडिया। सो जब तक आप
जो लिखाई है उसके जो मेन थीम है उसको आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप पैराफ्रेजिंग नहीं कर सकते, तब तक जो है आप समराइजेशन जो है वो नहीं कर सकते। क्योंकि समराइजेशन हम किस बेस पर करते हैं? समराइजेशन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर करते हैं। जो हम पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने के दौरान जो हमने अंडरस्टैंड किया होता है, जो मेन पॉइंट हमने समझे होते हैं, तो उसी के बेस पर उसको ही हम अपने अल्फाज में क्या करते हैं? बयान करते हैं। तो जो सेंट्रल आइडिया है उसको ग्रेप करना जो है ये हमारे साथ दूसरा टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपनी जो समरी राइटिंग है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। क्लियर है? जी अच्छा जी। सर। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा टेक्निक है समरी राइटिंग की वो है वेज ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, वेज ऑफ कंडेंसेशन से मुराद ये है कि यूज सिनोनिम और सिनोनिमस phrases, he had a good command of English, he knew English well। ठीक है, मतलब यह है कि आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं जिसमें आपको एक सेंटेंस मिलता है कि he had a good command on या ऑफ इंग्लिश। ठीक है, मतलब उनको जो है इंग्लिश पर पूरा उबूर हासिल है, मतलब इंग्लिश उनको पूरी का पूरा जो है वो समझ में आती है। तो इसको आप इस तरह से भी अपने अल्फाज में डिफाइन कर सकते हैं कि ही न्यू इंग्लिश वेल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर जो है आपके पास 7 या 8 अल्फाज पर मुश्तमिल एक सेंटेंस है, जबकि नीचे आपने इसको क्या किया? कंडेंस किया। कंडेंस से मुराद ये है कि बड़े बड़े सेंटेंसेस को आप क्या कर लेते हैं? आप मीनिंगफुल सेंटेंसेस में छोटा सेंटेंस बनाकर उसको आप पेश करते हैं। ठीक है, सो ही न्यू इंग्लिश वेल, ही न्यू इंग्लिश वेल। अगर आप इस नीचे वाले सेंटेंस को देखें और इस ऊपर वाले सेंटेंस को देखें तो इसमें आपको थोड़ा सा भी जो है फर्क नजर नहीं आएगा, इसके मतलब में भी और इसकी राइटिंग में भी। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन हमने क्या किया है? हमने यहाँ पर सेंटेंस को कंडेंस कर लिया, छोटा कर लिया। बाकी मतलब इसका वही है जो कि ऊपर वाले का मतलब है कि उसको इंग्लिश पर पूरा उबूर हासिल है। फिर इसी तरह से चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। जितने भी हमारे साथ सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसके स्ट्रक्चर को जो है अगर हम चेंज कर लेते हैं तो इससे भी हमारी जो समरी राइटिंग है वो क्या हो जाती है? इफेक्टिव हो जाती है। जैसे कि कहते हैं कि माई ब्रदर हैज़ एन अप्रिशिएशन ऑफ मॉडर्न आर्ट, मतलब मेरे जो भाई है वो मॉडर्न आर्ट को क्या करते हैं? पसंद करते हैं, उसको क्या करते हैं? लाइक करते हैं। तो इसी सेंटेंस को अगर आप नीचे कंडेंस करके देखें तो माय ब्रदर अप्रिशिएट्स मॉडर्न आर्ट, मेरे जो भाई है वो मॉडर्न आर्ट को क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं, मतलब उसको जो है सपोर्ट करते हैं, उसको पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंडेंसेशन, इसको कहते हैं कंडेंस करना। सेंटेंस को आपने क्या कर लिया? कंडेंस कर लिया, बड़े सेंटेंस को आपने छोटा सेंटेंस में तब्दील कर लिया और बाकी मतलब जो है उसका वही रहता है जो कि ओरिजिनल सेंटेंस का होता है। तो ये आपके पास तीसरा तरीका है समरी राइटिंग करने की। इसी तरह से आप अगर मजीद आगे बढ़ते हैं तो टर्न कम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंसेस। जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस से मुराद ये है कि ऐसे जुमले जिसमें बहुत ज़्यादा जो है क्या होता क्या हो, जिसमें एट अ टाइम 2-3 सब्जेक्ट भी यूज़ हुए हो। ठीक है, उसमें वर्ब भी हो, उसमें जो है आपके पास प्रेडिकेट भी हो, लेकिन वो क्या हो? कम्प्लेक्स सेंटेंस हो। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस को आप कैसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे? तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जब आप सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो इससे भी आपकी जो समरी राइटिंग है वो क्या होगी? वो इफेक्टिव हो जाएगी, लोगों को समझने में फिर आसानी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि ही रिसीव अ वेलकम दैट वाज अ कोल्ड एज आइस। ठीक है, मतलब ये है कि उनकी ऐसी खुश वेलकम किया गया कि उससे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नीचे सेंटेंस देखें तो कहता है कि ही रिसीव एन आईसी वेलकम, मतलब उनकी एक अच्छे तरीके से जो है वेलकम जो है किया गया। ठीक है, तो दोनों का मतलब जो है एक ही है, लेकिन हमने क्या किया है? जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करके पेश किया है।
फिर इसी तरह से कंबाइन द सेंटेंसेस, आप सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हरी अप इफ यू डोंट यू विल मिस द ट्रेन, मतलब जल्दी करें, अगर आप नहीं करते तो आपकी ट्रेन जो है वो छूट जाएगी, मिस कर जाएंगे आप। तो इसी सेंटेंस को कंडेंस करते हुए आप क्या करते हैं, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करें वरना आपकी ट्रेन जो है वो छूट जाएंगी। तो ये वो तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपनी जो समरी राइटिंग है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और जो रीडर होते हैं उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जो चौथा मेथड है या टेक्निक है इफेक्टिव समरी राइटिंग की, वो है फाइंडिंग द टॉपिक सेंटेंस एंड मेकिंग एन आउटलाइन। सो टॉपिक सेंटेंस जो है आपने फाइंड आउट करना आता है, ठीक है, मतलब ये है कि जो टॉपिक होता है आपका, ठीक है, सो उसी टॉपिक से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं, जो जुमले होते हैं, उसको आपने क्या करना होता है, फाइंड आउट करना है, उसको जो है आपने अपनी समरी राइटिंग में लिखना होता है, ताकि जो सेंटेंसेस है वो आपके टॉपिक से रिलेवेंसी रखती हो, आपके टॉपिक से जो है वो रिलेवेंट हो। तो इस तरह से आपका जो समरी राइटिंग है वो और भी क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी। फिर जी इसी सर। तरह से मजीद अगर आप बढ़ते हैं, ठीक है, आगे, तो कहते हैं कि हाउ टू राइट अ समरी, समरी आप कैसे लिखेंगे। सो समरी में आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ समरी राइटिंग, ऑलरेडी हमने इस पर बात कर ली है कि समरी राइटिंग की क्या अहमियत है। नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर गुड समरी, गुड समरी के लिए जो बुनियादी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो भी मैंने आपको बता दी है, जो टेक्निक्स में अभी हमने पढ़ा, ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर साइटेशन, साइटेशन से मुराद क्या है, साइटेशन से मुराद ये है कि जब आप इंशाल्लाह फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो वहां पर फिर आप लोगों ने रिसर्च करना होगा। तो रिसर्च में आपने मुख्तलिफ रिसर्चर्स के जो आर्टिकल्स हैं, उनके जो थीसिस हैं, उनके जो जर्नल है, उसको आपने देखना होगा। उसको देखने के बाद जो मेन आइडियाज़ होते हैं जो आप अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं, तो उन्हीं मेन आइडियाज़ को आप अपने अल्फाज में लिख कर उसके लास्ट में आपने क्या करना होता है, साइटेशन देनी होती है। मतलब यह है कि ये बात जो है मैंने इस आर्टिकल से उठाई हुई है, या ये बात जो है मैं इस आर्टिकल के बेस पर जो है मैं कर रहा हूँ, या इस रिसर्च थीसिस के बेस पर जो है मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस रिसर्च में भी ये बात इस तरह से की गई है। तो इसको कहते हैं प्रॉपर साइटेशन। सो इसमें आपके पास फिर टाइटल, ऑथर और जो सोर्सेज है, मतलब जहाँ से हमने डेटा लिया होता है, डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड द टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास साइटेशन में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी जो राइटिंग है इसको क्या करती हैं, इफेक्टिव बनाती है, इसको ऑथेंटिक बनाती है। ये साइटेशन, ये टाइटल, ऑथर, सोर्सेज, रेफरेंस वगैरह हम क्यों देते हैं, हम इसलिए देते हैं ताकि हमने जो इंफॉर्मेशन शेयर की है लोगों के साथ, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, ठीक है, ऑथेंटिसिटी क्या कहते हैं, ऑथेंटिसिटी है, ठीक है, उसको हम क्या करें, उसको हम इंक्रीज करें, और लोग जो है हमारी बात को फिर इम्पोर्टेंस दे, उसको अहमियत दे। तो अपनी जो रिसर्च है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर साइटेशन, प्रॉपर ऑथर, सोर्सेज वगैरह हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, ठीक है। दलाइल के साथ हम बात करते हैं। तो जब आप दलाइल के साथ बात करते हैं, ठीक है, तो लोग फिर आपकी बात को मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वजह से हम प्रॉपर साइटेशन भी इसमें करते हैं। क्लियर है? अच्छा जी। फिर मजीद हम आगे बढ़ते हैं तीसरी स्टेटमेंट की तरफ। सो द टॉपिक और जनरल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टेक्स्ट, द ऑथर मेजर असर्शन, कमिटमेंट और पोजीशन ऑन द टॉपिक, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है ये हमारे साथ ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम अपने थीसिस के हवाले से क्या करते हैं, बात करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं कि मेरी जो थीसिस है वो इस बारे में है, इसमें हम इस तरह की काम करेंगे, या इसमें जो है हम इन प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं सपोर्टिंग आइडियाज़ की तरफ।
सो सपोर्टिंग आइडियाज से क्या मुराद है? सपोर्टिंग आइडियाज से मुराद ये है कि आप जब किसी जर्नल को रीड कर रहे होते, किसी थीसिस को जो है वो आप रीड कर रहे हो, किसी रिसर्च को आप रीड कर रहे हो, तो उसमें जो मेन आइडियाज मेंशन की गई होती है, ठीक है, जो मेन आइडियाज जो है वो वहाँ पर आपके साथ शेयर की गई होती है। तो जब हम पैराफ्रेजिंग करते हैं या समरी राइटिंग करते हैं, तो समरी राइटिंग में हमने फिर उन्हीं मेन आइडियाज़ को अपने अल्फाज में क्या करना होता है, उसको पेश करना होता है, ठीक है। उन आइडियाज़ का एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इसी तरह से जो ऑथर है उन्होंने ये बुक अगर मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है, कोई राइटिंग उन्होंने की है, कुछ लिखा हुआ है, तो उसके पीछे क्या मकसद है, मतलब द ऑथर पर्पस इन राइटिंग, राइटिंग जो ऑथर ने की है तो इसके पीछे क्या वजूहात है, किस मकसद के लिए उन्होंने राइटिंग की है, किस बात को जो है वो अपने ऑडियंस तक, अपने जो रीडर्स हैं उन तक डिलीवर करने के लिए इन्होंने ये राइटिंग की है, ठीक है। तो उसको जो है हमने क्या करना होता है, पेश करना होता है अपनी समरी में। इसके अलावा किसी किस्म के पर्सनल ओपिनियन, आइडियाज़ या इन्फ्रेंसेस जो है वो हम पेश नहीं करेंगे समरी राइटिंग के दौरान, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो इसमें फिर आपके पास ग्रामर और द स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रामर जो है ये आप लोगों को इतनी आनी चाहिए कि आप लोग जो है खुद से जो है सेंटेंस बना सके, ठीक है, आप लोगों को जो है सेंटेंस की समझ आए, ठीक है। जैसे कि आप किसी की रिसर्च को पढ़ रहे हैं तो रिसर्च में उन्होंने जो लिखा है, जिस अंदाज में लिखा है, जिस मकसद के लिए लिखा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको तभी समझ में आएंगी जब आप लोगों की ग्रामर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, जब आप लोगों की वोकेबलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, आप लोगों को अल्फाज का जो मतलब है वो समझ में आता हो, ठीक है। तो आप जो है फिर हर तरह के टॉपिक, हर तरह की रिसर्च को समझने में फिर क्या होंगे, कामयाब होंगे। सो ग्रामर और स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग ये भी बहुत ज़्यादा क्या करती है, मैटर करती है। सो अवॉइड डायरेक्ट कोटेशन, यूज ट्रांजिशनल वर्ड, ठीक है, आपने ट्रांजिशनल वर्ड्स को क्या करने होते हैं, यूज़ करने होते हैं।